तो आज के नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th इंटर परीक्षा के लिए जो हमारा फाइनल परीक्षा है फरवरी में, उसके लिए हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो काफी सारे इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न और हिंदी ग्रामर भी करेंगे। इस वीडियो में आप लोग को व्याकरण भी देखने के लिए मिलेगा और बुक से भी देखने के लिए मिलेगा, जो काफी सारे प्रश्न जो है वह इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को जो फरवरी में फाइनल परीक्षा है उसमें कई सारे प्रश्न आप लोग को परीक्षा में यहां से देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को करते चलिए। और लास्ट में आप लोग कौन ने बताया कि आप लोग जो है वह कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं, और उससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बढ़िया है। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं हम लोग वीडियो का स्टार्ट और करते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमारा क्लास 12 जो फाइनल परीक्षा जो हिंदी का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू। चलिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, वो आप लोग जो है सारे प्रश्न का भी आंसर करते चलेगा। ठीक है, क्या करा कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था, बताइए। तो बोधा सिंह के जो पिता का नाम था वह क्या था। आप लोग को इस वीडियो में प्रीवियस ईयर भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था बाबू, तो हजारा सिंह नाम था। क्या नाम था, हजारा सिंह। ये आप लोग को पता होगा, कहानी को पढ़े होंगे तब। ठीक है, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था, हजारा सिंह नाम था। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हम लोग को कम समय में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर को करते चलेंगे और सारे प्रश्न का भी आप लोग आंसर करते चलिएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या करे दूसरा नंबर प्रश्न कि पुत्र वियोग से मां का जीवन कैसा हो गया है, बताइए। तो पुत्र वियोग से मां का जो जीवन है वह कैसा हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। तो पुत्र वियोग से मां का जीवन जो है वह कैसा हो गया है, आप लोग पढ़े होंगे कहानी को, तो सूना सूना हो गया है। कैसा हो गया पुत्र वियोग से मां का जीवन, तो सूना सूना, ये आप लोग को पता होगा। तो यहां पे 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहां पे देख लीजिए तीसरा नंबर प्रश्न। क्या करें कि जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है, बताइए। तो जूठन जो हमारा चैप्टर है वह शीर्षक पाठ की हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, बताइए। तो शब्द चित्र है कि रेखा चित्र है कि निबंध है कि आत्मकथा है, बताइए आप लोग। इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे जो हैं वह गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए। तो जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है बाबू, तो वह आत्मकथा है। कैसी है, आत्मकथा, याद रखेगा। तो यहां पे तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न हम लोग को दिया गया। क्या करा है कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है, बताइए आप लोग। पर्यायवाची शब्द से आप लोग को 1 से 2 प्रश्न वहां पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो कमल शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है बाबू वह क्या है, बताइए। तो कमल शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वह सरोज है। क्या है, सरोज है, याद रखेगा। यह नहीं कि फूल और पुष्प को मार दीजिएगा। ठीक है, यह नहीं होगा, क्या होगा, सरोज होगा। तो यहां पे 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहां पे देख लीजिए 5 नंबर प्रश्न को क्या दिया गया है। क्या रहा है कि झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है, बताइए। तो झंझट शब्द का जो पर्यायवाची है वह क्या है, यहां पे बताइए आप लोग। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है बाबू, तो बवाल है। झंझट होता है तो बवाल उठता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, बवाल होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग के इस वीडियो में पूरे 50 प्रश्न को करवाऊंगा मैं। ठीक है, कितने, पूरे 50 प्रश्न को करवाऊंगा और देखते हैं कितने बच्चों का जो है वह 50 में 50 सही कर पाते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे का तैयारी है, वो बहुत ही बढ़िया है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 50 में 50 सही हो, नहीं तो 50 में अगर 40 के बीच रहेगा तो आप लोग का भी ठीक है। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए और जरूर कॉमेंट में बताइएगा आप लोग। और इस वीडियो में ना ग्रामर भी पूरा निचोड़ है और बुक से भी सारे प्रश्न निचोड़ है, जो आप लोग को काफी सारे प्रश्न जो है वो फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए और सारे प्रश्न को कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पे 6ठा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, करें कि शिव शब्द का पर्यायवाची क्या है। शिव शब्द का पर्यायवाची क्या है बाबू, तो शिव शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह रुद्र होता है। क्या होता है, रुद्र होता है। आप लोग शिवालय नहीं कर दीजिएगा, क्या होता है, रुद्र होता है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे आप लोग को 7वां नंबर प्रश्न दिया गया। क्या करें कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, बताइए। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है वह किस काल के रचनाकार हैं, बताइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, तो आप लोग प्रश्न को आंसर करते चलिए। तो आप लोग जो है ये 7 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि बाल कृष्ण भट्ट जो है वह किस काल के रचनाकार है बाबू। यह हमारा पहला चैप्टर है बातचीत, इसके लेखक है बाल कृष्ण भट्ट जी। जो बाल कृष्ण भट्ट जी है वह किस काल के रचनाकार है। तो आप लोग जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा वह क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे का आंसर जो है वह सही आते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को।
चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न 8 नंबर दिया गया, क्या करें कि घी शब्द क्या है, बताइए तो घी शब्द जो है वह क्या है बाबू, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, बताइए आप लोग कि इनमें से कोई नहीं है। घी शब्द जो है वह क्या है, यह पूछा गया प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए इस वीडियो में प्रीवियस ईयर प्रश्न आप लोग के लिए लाया हूं। ठीक है, तो घी शब्द जो है वह क्या है बाबू, तो पुल्लिंग है। क्या है घी शब्द, पुल्लिंग है। आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीके से, प्रीवियस ईयर प्रश्न रिपीट होता है बोर्ड परीक्षा में। तो यहां पे 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न ने क्या करा है आप लोग को कि श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है, बताए तो श्याम ने खाया जो है वह किस काल का उदाहरण है। तो आप लोग को पता होगा कि था है, थी है या है, ये रहता है वह भूतकाल में रहता है। आप लोग पढ़े होंगे टेंस को, तो आप लोग को पता होगा। तो श्याम ने खाया यह किस काल का उदाहरण है, तो यह है बाबू भूतकाल का उदाहरण। किस काल का, भूतकाल का, याद रखेगा। तो यहां पे 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि कर वाक्य शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है। अब आप लोग को चैप्टर और लेखक से जरूर वहां पे 2 से 3 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, कहा कि चैप्टर और लेखक बहुत सारे पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग सारे चैप्टर और लेखक को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 10 नंबर क्या करा कि करवक शीर्षक कविता के कवि जो है वह कौन है बाबू। तो आप लोग सभी को पता होगा कि करवक शीर्षक के जो कवि है वह मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो 11 नंबर प्रश्न क्या करा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, बताइए तो तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वह कौन थे बाबू, बताइए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए आप लोग। सारे प्रश्न इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाए। अभी टाइम है, आप लोग को सारे ऑब्जेक्टिव को, सारे विषय का यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ बने रहिए और सारे ऑब्जेक्टिव को देखते चलिए और सारे प्रश्न को करते चलिए। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे बाबू, तो नरहरि दास थे। कौन थे, नरहरि दास थे तुलसीदास के दीक्षा गुरु, याद रखेगा। तो यहां पे 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या करें कि साहित्य लहरी किनकी रचना है, बताइए तो। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बताइए तो साहित्य लहरी जो है वह किनकी रचना है बाबू, बताइए साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो आप लोग को पता होगा कि सूर्यदास की रचना है। साहित्य लहरी किनकी रचना है बाबू, तो सूर्यदास की रचना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 13 नंबर क्या करा है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है, क्या करा है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है, बताइए आप लोग। कुड़माई का अर्थ क्या होता है बाबू, तो होता है क्या, मंगनी होता है। क्या होता है कुड़माई का अर्थ, मंगनी। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि कारक के कितने भेद हैं, बताइए तो कारक के कितने भेद होते हैं, बताइए। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो कारक के कितने भेद होते हैं बाबू, तो 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद, 8 भेद, याद रखेगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है। और आप लोग से उपसर्ग और प्रत्यय से वहां 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय को अच्छे तरीके से जान लीजिए। ठीक है, तो क्या करें कि भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है बाबू, तो बता देता हूं। जो उपसर्ग होता है वह आगे वाला वर्ड होता है, और जो प्रत्यय होता है वह लास्ट वाला जो उसका अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें कि भरपेट में जो आगे भार आ रहा है वो हो जाएगा उपसर्ग। क्या हो जाएगा, उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो भार हो जाएगा। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़कर आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न 16 नंबर क्या करे कि ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है, बताइए तो। ओ सादा नीरा जो चैप्टर है बाबू, उसका जो संबंध है वह किस विधा से है, वह कहानी है, निबंध है, उपन्यास है कि नाटक है, क्या हो। तो ओ सादा नीरा जो चैप्टर है वह क्या है, निबंध है। ठीक है, क्या है, निबंध है, आप लोग याद रखेगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, क्या करा कि गायक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वह क्या होगा बाबू, तो गायिका होगा। क्या होगा, गायिका। और गायिका किस प्रकार से लिखा था, तो यहां पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, गायिका होगा। तो यहां पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी।
आप लोग की इस वीडियो में बहुत सारे ग्रामर भी करवा रहे हैं कि ग्रामर से आप लोग को एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटे ना। तो आप लोग सारे ग्रामर को भी देख लीजिए, बहुत सारे ग्रामर का प्रश्न है इस वीडियो में और बुक से भी कई सारे प्रश्न हैं। तो आप लोग सारे प्रश्न का कीजिए आंसर और आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट बताइएगा कि आप लोग जो है वह कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। तो यहाँ पे क्या करा कि रामपुरवा कहाँ है बताओ, तो ये बुक से प्रश्न है। क्या करा कि रामपुरवा जो है वह कहाँ है, तो आप लोग पढ़े होंगे। तो रामपुरवा जो है बाबू वह कहाँ, भितिहरवा के पास है। कहाँ है रामपुरवा, याद रखेगा कहाँ, भितिहरवा के पास। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करें कि देशभक्ति शब्द कौन समास है बताइए, तो देशभक्ति शब्द जो है वह कौन सा समास है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देश का भक्ति, देश का भक्ति यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। देशभक्ति कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देख लीजिए, 20 नंबर प्रश्न क्या देगा, करा कि सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है बताइए। तो सिपाही की मां जो थी वह कौन थी बताइए। आप लोग इसमें नाम दिया गया, जल्दी से बताइए सिपाही की मां इनमें कौन थी, तो बिस्नी थी। सभी को पता होगा सिपाही की मां कौन थी बाबू, बिस्नी थी। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे देगा, क्या करा कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे। भगत सिंह जो थे वह कहाँ के थे, तो भगत सिंह कहाँ के थे बाबू, तो वह पंजाब के थे। कहाँ थे, कहाँ के थे भगत सिंह, तो पंजाब के थे, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि वत्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है बताइए। तो वत्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि जो है वह कौन है बाबू, तो सूर्यदास है, याद रखेगा कौन है, सूर्यदास है। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न दिया गया उपसर्ग से, क्या करा है कि दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है। तो हम बताए थे आगे वाला वर्ड उपसर्ग हो जाता है, ठीक है। तो दुर्बल शब्द में आगे क्या आ रहा है, तो दुर्बल में आ जाएगा दूर, क्या आ जाएगा, दूर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है बाबू तो वीडियो को आप लोग को लाइक करना जरूर ना भूलिएगा, और चैनल से नए जुड़े तो आप लोग जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग को ये जनवरी महीना सिर्फ ऑब्जेक्टिव को क्लियर करवाऊंगा, जिससे आप लोग को एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूट कर नहीं आएगा। आप ज्यादा समय भी नहीं है, आप लोग जितना भी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं, एकदम जी जान लगा सकते हैं। तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से एकदम पढ़ाई कीजिए। चलिए तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करें कि हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं, ये भी याद रखेगा। क्या करें कि हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं, तो हिंदी में जब पदबंध का भेद पूछेगा बाबू तो वह 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे 25 नंबर क्या कर कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है बताइए। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है वह कैसी रचना है, आप लोग को एकदम बहुत ही बीबीआई प्रश्न इस वीडियो में मिलने आएगा, जो काफी सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है कैसी रचना है बाबू, तो वह शोक गीत है। कैसी कविता है, तो शोक गीत है, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। जो जयप्रकाश नारायण जी जो चैप्टर लिखे हैं बाबू उसका नाम क्या है। तो जयप्रकाश नारायण जी कौन सी चैप्टर लिखे हैं, तो संपूर्ण क्रांति लिखे हैं। कौन सी चैप्टर, संपूर्ण क्रांति। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न क्या करा कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है। आप लोग को बताए थे कि चैप्टर से वहां बहुत सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग चैप्टर को भी अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है बाबू, तो जयशंकर प्रसाद जी जो चैप्टर लिखे हैं वह तुमुल कोलाहल कला में लिखे हैं। क्या लिखे हैं, तुमुल कोलाहल कला में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था बताइए। तो तुलसीदास का जो स्थायी निवास स्थान था वह कहाँ था बाबू, तो वह काशी में था। कहाँ था, काशी में था, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या करा कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है बताइए। तो सूरदास का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था बाबू, तो सीही में हुआ था। कहाँ हुआ था, सीही में, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 30 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नाभादास किस कवि के समकालीन थे। क्या करा कि नाभादास जो थे वह किस कवि के समकालीन थे बाबू, तो वह तुलसीदास के समकालीन थे। किसके, तुलसीदास के, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है, 31 नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या करा कि प्रगति और समाज के लेखक का नाम क्या है, बताइए तो। प्रगति और समाज जो चैप्टर है, जो इनको लिखे हैं, जो लेखक हैं, उनका नाम क्या है बाबू, आप लोग को पता होगा। क्या नाम है, तो नामवर सिंह नाम है। क्या नाम है, नामवर सिंह। तो यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे 32 नंबर क्या करा है कि कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है। क्या करा कि कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है। आप लोग को जैसे बताया हूं कि मुहावरा से भी 1 से 2 प्रश्न वहां जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग मुहावरा को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है बाबू, तो बहुत अलग रहना। क्या है, बहुत अलग रहना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहां पे देख लीजिए 33 नंबर प्रश्न क्या करा कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इस वीडियो में प्रीवियस ईयर भी प्रश्न है बाबू। तो हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए आप लोग। जल्दी से आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए और लास्ट में जरूर बताइएगा। तो हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है बाबू, तो तुच्छ होना है। क्या है, तुच्छ होना, याद होगा आप लोग को। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो 34 नंबर प्रश्न देगा, क्या करें कि कालीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र हैं। बताइए तो। जो कालीराम जो है, जो हेडमास्टर थे, वह किस चैप्टर का, मतलब किस पाठ का पठित पाठ है, बताइए तो। किस चैप्टर में थे, तो वह थे बाबू जूठन में। जूठन में थे कौन, कालीराम हेडमास्टर जो थे, जो काम करवाते थे उनको से ओम प्रकाश वाल्मीकि से, वही हेडमास्टर थे जो झाड़ू लगवाया था। ठीक है, आप लोग को याद होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। लोगों को मैं इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न करवाऊंगा और देखते हैं कितने बच्चे को 50 में 50 सही होते हैं, नहीं तो 50 में 40 प्लस होना जरूरी है। ठीक है बाबू, तो देखते हैं। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर मेरा जो है 50 में 50 से सही हुआ है या कितना हुआ है। ठीक है, आप लोग सारे बच्चे कॉमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या करें कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, बताइए तो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहे हैं बाबू इस वीडियो में, जो आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा जो फरवरी में है उसमें काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो है वह किसका प्रतीक है, तो वह कर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है, याद होगा। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न देगा, क्या करें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं, बताइए तो। चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी जी हैं, उनकी कितनी कहानियां हैं बाबू, तो उनकी जो कहानियां हैं वह 3 कहानियां हैं। कितनी कहानियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, तो 3 कहानियां। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि हम लोग को कम समय में ज्यादा ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है। ठीक है, तो यहां पे 37 नंबर को देख लीजिए, क्या करा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वह किस काल के रचनाकार हैं, तो वह बाबू भारतेंदु युग के रचनाकार। किस काल के, भारतेंदु युग के, आप सभी को पता होगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे क्या करा अगला प्रश्न कि हीरा शब्द कौन संज्ञा है, बताइए तो। हीरा जो है वह कौन सा संज्ञा है, बताइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, संज्ञा से भी प्रश्न वहां पे देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। तो हीरा शब्द जो है वह कौन सी संज्ञा है बाबू, तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे मापा या तौला जाए। ठीक है, तो हीरा क्या कौन सा संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि हाथ पैर शब्द कौन समास है। हाथ पैर जो है वह कौन सा समास है, तो आप लोग याद रखिएगा। जब भी उल्टा कहे, जैसे रात दिन, लोटा थारी, हाथ पैर, तो कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा समास, द्वंद्व समास। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, बताइए तो। लाना सिंह जो थे वह किस देश की ओर से युद्ध कर रहे थे, तो आप लोग को पता होगा इंग्लैंड की तरफ से। किधर, इंग्लैंड से। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया आप लोग को, क्या करा यहाँ पे कि सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है, बताइए तो। सफल शब्द का जो विलोम है वह क्या है, बताइए तो। आप लोग सभी को पता होगा। तो सफल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो विफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है, बताइए तो। भक्तमाल जो है वह निम्न में से किस कवि की रचना है, बताइए आप लोग। भक्तमाल कौन लिखे हैं, तो वह लिखे हैं नाभादास जी। कौन लिखा है बाबू, नाभादास जी लिखे हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग को उच्चारण स्थान से भी
1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। क्या करें कि ग का उच्चारण स्थान क्या है, ग का जो उच्चारण स्थान है बाबू क्या है, तो जो क ख ग जो बोला जाता है ये पूरा वह कंठ से बोला जाता है, तो ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या करें कि चा का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए तो। चा का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो चा का उच्चारण स्थान क्या होता है बाबू, तो चा का जो उच्चारण स्थान होता है वह तालु होता है। चा छा जा जा जो बोला जाता है वह तालु से बोला जाता है, ये याद रखेगा आप लोग। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न 45 नंबर दिया गया है और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या करा कि फा का उच्चारण स्थान क्या है, फा का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि फा का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, फा किस चीज से बोला जाता है। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो यहां पे प्रश्न क्या करा कि कवित्री का खिलौना क्या है, बताइए तो। कवित्री का जो खिलौना था वह क्या था बाबू, आप लोग पढ़े होंगे। कवित्री का खिलौना जो था वह क्या था, तो उसका पुत्र था। क्या था, उसका पुत्र थे जो मृत्यु हो गया था उनका पुत्र का। तो कवित्री का खिलौना कौन था, तो उसका पुत्र था, याद होगा आप लोग को। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहां पे अगला प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहां है, बताइए तो। विनोद कुमार शुक्ल जी का जो जन्म स्थान है वह कहां है बाबू, कहां इनका जन्म हुआ था। आप लोग यहां पे ऑप्शन देगा तो आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जो जन्म स्थान है वह कहां है, तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। कहां हुआ था जन्म, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहां पे 48 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है, लोहे का चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है बाबू, बताइए आप लोग। तो लोहे का चने चबाना जो मुहावरे का अर्थ है वह क्या है, तो कठिन परिश्रम करना। क्या है, कठिन परिश्रम करना लोहे के चने चबाने मुहावरे का अर्थ है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो 49 नंबर प्रश्न देगा। क्या करे कि मल्यज्ञ की रचना निम्न में से कौन है, बताइए तो। मल्यज्ञ जी की जो रचना है वह इनमें कौन है, कौन लिखे हैं मल्यज्ञ, तो मल्यज्ञ जी जो लिखे हैं रचना बाबू वह हंसते हुए मेरा अकेलापन लिखे हैं। कौन सा चैप्टर लिखे हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो यहां पे 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लास्ट प्रश्न दिया गया 50 नंबर प्रश्न। इसके बाद आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को जो है वह 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए हैं, आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। और जितना भी प्रश्न इस वीडियो में करवाए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप लोग को काफी सारे प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। फाइनल बोर्ड परीक्षा फरवरी में जो हमारा है हिंदी का उसमें, तो आप लोग जो है कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग जो है 50 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं। और वीडियो आप लोग को पसंद है, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए। तो 50 नंबर प्रश्न क्या करें कि जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है। जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार जो है वह कौन है, जूठन चैप्टर कौन लिखे है बाबू। तो आप सभी को पता होगा कि जूठन चैप्टर जो लिखे हैं वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो यहां पे 50 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम लोग मिलते हैं इसी धमाके के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग जो है वह अगला वीडियो जो आए वह कौन सा विषय का है, कौन से विषय में आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।